कहानी का अंत भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन शुरुआत हुई मुंबई से। श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। परिवार में पिता, माँ और एक भाई थे। साल 2016 से ही श्रद्धा के पिता परिवार से अलग रहते थे, यानी कि श्रद्धा के परिवार में चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पिता का नाम था विकास मदन वालकर। उनकी इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की एक दुकान थी, छोटी सी। और श्रद्धा वालकर साल 2018 में मुंबई शिफ्ट हुई थी अपनी माँ और अपने भाई के साथ। शुरुआती जरूरत थी नौकरी की तलाश में श्रद्धा ने काफी समय बिताया और उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में नौकरी भी मिली। मुंबई आने के बाद श्रद्धा को ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल के माध्यम से एक लड़का मिलता है, आफताब आमीन पूना वाला। आफताब भी कॉल सेंटर में ही नौकरी करता था। दोनों में दोस्ती होती है और कुछ समय के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों ये तय करते हैं कि अब उनको साथ रहना है, यानी कि लिव इन में रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में। दोनों अपना घर छोड़ के लिव इन में साथ ही शिफ्ट होते हैं। और अब तक श्रद्धा के पिता को या माँ को इस रिश्ते के बारे में सब कुछ या बहुत कुछ नहीं पता है। जब श्रद्धा तय करती है कि उसको आफताब के साथ लिव इन में रहना है, तो ये बात सबसे पहले श्रद्धा ने अपनी माँ को बताया। माँ के जरिए ये बात पिता तक पहुंची। पहली बार जब पूरे परिवार को ये बात पता चलती है, श्रद्धा के पूरे परिवार को, तो श्रद्धा का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ हो जाता है। और श्रद्धा के पिता उसे वापस पालघर बुलाते हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। श्रद्धा पालघर जाती है, लेकिन यहाँ उसको ही अपने पिता के साथ तना-तनी होती है, बहस होती है और परिवार के लाख मना करने के बावजूद भी श्रद्धा इस जिद पे अड़ी रहती है कि वो आफताब के साथ ही रहेगी। लड़ाई इस स्तर तक पहुँच जाती है कि श्रद्धा ये बोल देती है कि आपके लिए समझ लीजिए कि मैं मर गई हूँ। मेरा हाल-चाल लेने की कोशिश मत करिएगा, मुझसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी आफ़ताब के साथ बितानी है। श्रद्धा का ये फैसला और वो आफ़ताब के साथ शिफ्ट हो जाती है। 2019 की बात है ये, जब आफ़ताब और श्रद्धा एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इस बीच श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है और जब श्रद्धा की माँ की मौत होती है, तो ये साल 2020 की बात है। माँ की मौत का की खबर पता चलने के बाद श्रद्धा कुछ दिनों के लिए सिर्फ वापस अपने घर आती है, पालघर। और जो रीति-रिवाज होते हैं, उनमें हिस्सा लेती है, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर वापस चली जाती है वो आफ़ताब के साथ रहने के लिए। माँ की मौत के बाद श्रद्धा और उसके पिता के बीच 1 या 2 बार बमुश्किल फ़ोन पे बात होती है और जिसको रेगुलर कॉन्टैक्ट में कहते हैं, अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ श्रद्धा नहीं रहती। श्रद्धा का सिर्फ़ एक दोस्त था, जिसके साथ वो बातचीत किया करती थी। हालाँकि उसके सोशल मीडिया स्टेटस से उसके पिता और उसके भाई उसकी हालचाल लिया करते थे और उनको ये पता चलता रहता था कि हाँ, चलो ठीक है, या अब ये कर रही है या अब वो कर रही है, लेकिन सीधा सीधा संबंध नहीं था दोनों का कोई। साल 2022 में श्रद्धा और आफ़ताब मुंबई से दिल्ली आते हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि आफ़ताब के घर वालों को भी जब इस रिश्ते का पता चलता है या नेक्स्ट लेवल पर जब ये रिश्ता जाता है, जब आफ़ताब के घर वाले भी ये समझ जाते हैं कि अब ये दोनों साथ ही रहेंगे, तो काफ़ी विरोध करते हैं और इसके बीच धर्म का एंगल भी हो सकता था, क्योंकि श्रद्धा हिंदू थी और आफ़ताब मुस्लिम समुदाय से आता था। दोनों दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद वो पहली रात एक होटल में गुज़ारते हैं, दूसरी रात भी एक होटल में गुज़ारते हैं, उसके बाद अपने एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं। उस दोस्त के यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद दोनों किराए पर एक घर लेते हैं, छतरपुर इलाके में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ आने के बाद अभी श्रद्धा के पास कोई नौकरी नहीं है, आफ़ताब की नौकरी लग जाती है एक कॉल सेंटर में ही। ये मई महीने की बात है, मई 2022। और 19 मई वो तारीख थी जब श्रद्धा का फ़ोन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी कोई खोजबीन नहीं करता, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि श्रद्धा है कहाँ? क्योंकि श्रद्धा की माँ का देहांत हो चुका है,
श्रद्धा के भाई और श्रद्धा के पिता सीधे कांटेक्ट में नहीं हैं। जिस दोस्त से वो बात किया करती थी, उस दोस्त ने सितंबर में, यानी कि ये मई में फ़ोन बंद होने के बाद सितंबर में श्रद्धा का दोस्त, श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है और उससे जनरली ये पूछने की कोशिश करता है कि पिछले 2 या ढाई महीनों से मेरी श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई है, क्या तुमको इस बारे में कोई खबर है? फिर यहाँ श्रद्धा के भाई का माथा थोड़ा ठनकता है और ये बात श्रद्धा के पिता तक पहुँचती है। पिता भी चिंतित होते हैं। परिवार मिलता है, खोजबीन शुरू होती है, लेकिन श्रद्धा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हालाँकि परिवार को ये पता होता है कि दोनों दिल्ली में रह रहे हैं और आफ़ताब के बारे में परिवार को पहले से पता होता है। श्रद्धा के पिता पहुँचते हैं पालघर पुलिस के पास और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन चूँकि ये मामला दिल्ली का होता है, इसलिए महाराष्ट्र की पालघर पुलिस इस मामले को महरौली पुलिस को ट्रांसफ़र कर देती है, दिल्ली पुलिस को। फिर उसके बाद ये मामला आता है नवंबर में जाके महरौली पुलिस ने शिकायत दर्ज की इस मामले में कि श्रद्धा गुमशुदा है और जब ये जांच शुरू होती है, आफ़ताब के फ़ोन की लोकेशन ली जाती है तो पता चलता है कि वो तो पिछले 6 महीने से दिल्ली में ही है, जबकि श्रद्धा का फ़ोन 19 मई से ही बंद है और वो उसके बाद से कोई एक्टिविटी नहीं है उसके फ़ोन पे। हुआ ये था कि जब दिल्ली पुलिस थोड़ी-सी कड़ाई से पूछताछ करती है आफ़ताब से, तो शुरुआत में तो आफ़ताब ने दिल्ली पुलिस को बहकाने की कोशिश की और कहा कि हाँ, हम दोनों साथ थे, यहाँ आए भी थे, कुछ दिन साथ रहे भी, लेकिन हमारे बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद श्रद्धा गुस्सा होकर चली गई और उसके बाद ना तो उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मतलब मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि वो कहाँ है, कैसे है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। आफ़ताब के कुछ जवाब इधर-उधर के थे, मतलब उनके उसके जवाब से पुलिस को ये आशंका हो गई कि ये कुछ तो छुपा रहा है। फिर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। श्रद्धा का कत्ल 18 मई को किया गया था और इसके पीछे की वजह ये थी कि श्रद्धा आफ़ताब से शादी की माँग कर रही थी। श्रद्धा बार-बार आफ़ताब से ये बोल रही थी कि हमारे रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, जबकि आफ़ताब इसके लिए राज़ी नहीं था। तो कुछ झगड़ा होता है, पहले आफ़ताब श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या करता है। फिर उसके बाद एक अमेरिकन वेब सीरीज़ है डेक्स्टर, उससे प्रेरित था वो। अ, अब काफ़ी सोच समझ के हत्या करता है या नहीं ये तो पुलिस की जाँच में खुलासा होगा, लेकिन जब हत्या हो जाती है, तो एक रात आफ़ताब श्रद्धा के शव के साथ ही बिताता है। लेकिन ये चूँकि मई महीने की बात है और मई में काफ़ी गर्मी होती है, तो 24 घंटे बाद श्रद्धा की जो बॉडी होती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है और उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। 19 मई को आफ़ताब दिल्ली के ही एक मार्केट से फ्रिज खरीद के लाता है और साथ ही एक आरी खरीद के लाता है। बाथरूम में बैठकर वो श्रद्धा के शव के टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता है ताकि वो खराब ना हो और उसके बाद अगले 18 दिन तक एक-एक टुकड़ा डेली वो अपने बैग में भरता है, रात के 2 बजे निकलता है और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकता है ताकि अगर कोई बॉडी पार्ट मिल भी जाए, तो किसी को पता ना चले कि ये किसका है, यानी कि हत्या का पूरा खुलासा ना हो पाए। तो इतना दिमाग लगाता है आफ़ताब इसके पीछे। लेकिन पुरानी कहावत है कि आरोपी या गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ वो कर देता है कि वो पकड़ा जाता है।